हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 बिजनेस फाइनेंस यूनिट का एक टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसकी हम एक थ्योरी कवर कर रहे हैं विच इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच। पीवाईक्यूज इस टॉपिक से, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से हर साल पीवाईक्यूज बनते ही हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप कॉन्सेप्ट पढ़कर पीवाईक्यू को सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट विद आवर वीडियो। ना ये जो अप्रोच है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एजरा सोलोमन की अप्रोच है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ये एक्चुअल में मिडिल वे पकड़ती है। हमने नेट इनकम थ्योरी पढ़ी, हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ी। नेट इनकम थ्योरी बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज देती है कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म का और कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में बिल्कुल एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल कंप्लीटली डिपेंडेंट है। फर्म की जो वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। नेट ऑपरेटिंग कहती है भाई बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपको डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए विद पीवाईक्यू सॉल्विंग ऑफ यूजीसी नेट, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, इन दोनों वीडियोस के हैं। एजरा सोलोमन की अप्रोच मिडिल वे पकड़ती है, बीच का ग्राउंड पकड़ती है, इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं। ये कहती है कि भाई देखो, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता ही करता है, बिल्कुल करता है। कौन सा होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वही होता है जो मैंने आपको नेट इनकम थ्योरी में भी बताया था, जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और वैल्यू ऑफ फर्म सबसे मैक्सिमम हो। ठीक है भाई, सस्ते रेट पर फाइनेंस उठा पाएंगे, जितना सस्ता बाजार से पैसा उठा पाएंगे, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनको मिलाकर ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनती है। और ये जितनी सस्ती आप मार्केट से रेस कर पाएंगे, उतना ही सस्ती कॉस्ट पड़ेगी और उतना ही फर्म की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एजरा सोलोमन कहते हैं वही है जहां पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और फर्म की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। यानी एक बेस्ट पॉसिबल डेट इक्विटी मिक्स एग्जिस्ट तो करता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या करती है, कोई भी डेट इक्विटी मिक्स रख लो, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एजरा सोलोमन कहते हैं नहीं, एक प्रॉपर एक ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स होता है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है, एजरा सोलोमन ने इस ट्रेडिशनल अप्रोच को 3 स्टेजेस में बांटा है। देयर आर 3 स्टेजेस। ये स्टेजेस आपको हर स्टेज में क्या क्या हो रहा है ये अच्छे से पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द पीवाईक्यू। पहली स्टेज क्या कहती है, पहली स्टेज नेट इनकम अप्रोच वाली याद रख लेना, बिल्कुल नेट इनकम अप्रोच से रिलेट करती है कि भाई डेट बढ़ाते जाओ, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते जाओ, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते जाओ, फाइनेंशियल लेवरेज लेते जाओ। ठीक है, आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते जाओ, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम पड़ती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डेट एक सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि पीएनएल अकाउंट में डेट पे हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। तो हमें क्या पड़ता है, इंटरेस्ट क्या पड़ता है, हमें एक सस्ता सोर्स ऑफ क्या पड़ता है, फाइनेंस पड़ता है। इसीलिए डिबेंचर क्या हो जाती है, एक सस्ती कॉस्ट ऑफ, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस पड़ जाता है, जिसकी वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एजरा सोलोमन कहते हैं कि शुरू में डेट बढ़ाते जाओ, पहले स्टेज में डेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और जब तक आप डेट बढ़ाते जाओगे तो पहले स्टेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट तक ही ऐसा होगा। स्टेज 2 में क्या कहते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, आपने डेट बढ़ा दिया बढ़ा दिया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती गई होती गई होती गई होती गई, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होगा। स्टेज 2 में ये होना बंद हो जाएगा। अब स्टेज 2 में भी अगर आपने डेट और बढ़ाया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी। राइट, फर्म की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, फर्म की वैल्यू स्टैग्नेट हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब स्टेज 3 में कहते हैं कि अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड भी आपने डेट बढ़ाया, अब अगर और डेट बढ़ाया, तो अब क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी तक तो कांस्टेंट थी ना सेकंड स्टेज तक, अब कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरने की जगह बढ़ने लग जाएगी, महंगा होने लग जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और क्या हम महंगा हो चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगा हो? महंगा फाइनेंस आप रेस करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इक्विटी महंगी पड़ेगी आपको, तो वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। बाजार में अगर आपको लोन बहुत महंगा मिल रहा है, यानी आपके फर्म की क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है।
महंगा डेट मिल रहा है, आपकी इक्विटी शेयर्स लोग इतनी इजीली खरीद नहीं रहे हैं, यानी आपके फर्म की वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएगी। ये 3 स्टेजेस में एजरा सोलोमन की अप्रोच काम करती है। तो डेट जो है, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर आप ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखें, सॉरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे, तो आप देखेंगे शुरू में तो स्टेज 1 में उन्होंने क्या कहा था, डेट बढ़ाते जाओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट तक ही होगा ऐसा, ठीक है। एक पॉइंट तक आप डेट बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट तक ही होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट आने के बाद ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर इसके बाद भी आपने डेट बढ़ाया तो ये क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कम नहीं होगी, अब इंक्रीज होने लगेगी। तो क्या हम चाहते हैं इंक्रीज हो, तो आप यहाँ पर ही क्या हो जाइए, आप स्टॉप हो जाइए, डेट आप और बढ़ाना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस इनिशियली, एट एक पॉइंट पे वो सेटल हो जाती है, लेकिन उस पॉइंट के बाद वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करके PYQ हम देख लेते हैं एक। According to the traditional approach, what is the effect of increase in the degree of leverage on the valuation of firm? Traditional approach बोलेगा नहीं एजरा सोलोमन की, आपको याद रखना है एजरा सोलोमन ने दी थी ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि स्टेजेस वाली थी, बाकी कोई भी थ्योरी स्टेजेस वाली नहीं है, ये एक ही थ्योरी है जो स्टेजेस वाली है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ लेवरेज। डिग्री ऑफ लेवरेज का मतलब क्या, फाइनेंशियल लेवरेज, यानी मतलब क्या, डेट आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन डेट आप जितना ज़्यादा करेंगे, तो उसका फर्म की वैल्यूएशन पर क्या फ़र्क इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। अगर आप डेट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो स्टेजेस के हिसाब से इनिशियली पहले स्टेज में तो वेटेड वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ेगी इनिशियली। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी मैम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले स्टेज में कम होगी, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में मैम क्या होगा, अब आपने डेट बढ़ाया तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैम कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी मैम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आखिरी स्टेज वो था जिसमें आपने डेट बढ़ाया तो अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैम कम हो जाएगी, लेकिन तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या हो जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी बढ़ जाएगी, और डेट बढ़ाओगे तो अब रिस्क आ जाएगा शेयर होल्डर्स के दिमाग में, तो वेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी महंगी हो जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसमें ऑप्शन होगा इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, इफ यू हैव नॉट सीन द कॉन्सेप्चुअल बेस वीडियो जिसमें मैंने पूरा बहुत डिटेल में समझाया है वैल्यू ऑफ फर्म, अर्निंग्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रिलेशनशिप होता है, तो डू चेक आउट दैट वीडियो, वो बेस कॉन्सेप्चुअल वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ PYQs भी सॉल्व करवाए हैं। सो डू चेक आउट दैट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।